नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की, पर रेत के टीलों की नहीं, बल्कि पानी की। हम उन झीलों की गहराइयों में उतरेंगे जो सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और कहानियों का एक पूरा खजाना है। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इन झीलों की एक शानदार यात्रा पर ले जाएगी। इस पड़ताल का मकसद सीधा है, ये समझना कि ये झीलें क्या हैं, क्यों हैं और आज हमारे लिए इनके क्या मायने हैं। हम जानेंगे कि कुछ झीलें खारी क्यों हैं, तो कुछ मीठी क्यों, कुछ को राजाओं ने बनवाया तो कुछ के लिए कहते हैं कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि राजस्थान में झीलों को देखा कैसे जाता है। मतलब इन्हें दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक सीधा सा हिसाब है, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। मीठे पानी वाली झीलें तो समझ आती हैं, पीने के पानी और सिंचाई के काम आती हैं, और उदयपुर जैसे शहरों की तो ये जान है। लेकिन रेगिस्तान के बीच में खारे पानी की झीलें, ये थोड़ा अजीब नहीं लगते? ये अजीब लगता है ना? पर यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये खारे पानी की झीलें जो ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में मिलती हैं, असल में टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। टेथिस सागर? जी, सोचिए, करोड़ों साल पहले जहां आज थार का रेगिस्तान है, वहां एक विशाल समुद्र लहराता था। जब वो समुद्र सूखा तो उसका नमक इन झीलों में आज भी जिंदा है। वाह! तो इसका मतलब ये रेगिस्तान एक तरह का समुद्री कब्रिस्तान है। ये झीलें सिर्फ पानी नहीं, बल्कि लाखों साल पुराने इतिहास के निशान हैं। बिल्कुल, ये भूवैज्ञानिक इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। और इसी तरह मीठे पानी की झीलें इंसानी इतिहास का सबूत हैं। चलिए एक ऐसी ही झील से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजसमंद झील की। राजसमंद, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1660 के दशक में करवाया था। वो दौर तो मुगलों से लगातार संघर्ष का दौर था। ऐसे में इतनी बड़ी और खर्चीली झील बनवाना, क्या ये सिर्फ अकाल राहत के लिए था या इसका कोई और बड़ा मकसद भी था? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। ये सिर्फ एक झील नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल और कल्चरल बयान था। उस दौर में जब दिल्ली में मुगल सत्ता थी, मेवाड़ में इतना बड़ा निर्माण करवाना ये दिखाने जैसा था कि हम न केवल स्वतंत्र हैं, बल्कि अपने लोगों की देखभाल करने में भी सक्षम हैं। अच्छा, मतलब ये शक्ति प्रदर्शन का भी एक तरीका था। हाँ, समृद्धि, शक्ति और एक राजा के अपने लोगों के प्रति कर्तव्य का प्रतीक। और मैंने सुना है इसके एक किनारे को नौचौकी पाल कहते हैं। ये नाम थोड़ा अजीब है, इसका क्या मतलब है? कहानी ही है, नौचौकी पाल अपनी 9 सीढ़ियों की वजह से जानी जाती है और यहीं पर राज सिंह प्रशस्ति खुदी हुई है। राज सिंह प्रशस्ति, ये क्या है? इसे आप उस जमाने का ऑफिशियल गैजेट या विकिपीडिया पेज समझ लीजिए। ये 25 विशाल काले संगमरमर की शिलाओं पर संस्कृत में लिखा गया है ताकि सदियों तक कायम रहें। 25 शिलाओं पर? जी, इसमें सिर्फ राजा की तारीफ नहीं, बल्कि पूरे मेवाड़ का इतिहास, उनके वंश की गाथा, उस समय के सामाजिक नियम, सब कुछ दर्ज है। रणछोड़ भट्ट तेलंग नाम के विद्वान ने इसे रचा था। कमाल है, एक पत्थर की किताब जो झील के किनारे रखी है। तो राजसमंद इंसानी इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन राजस्थान में एक झील ऐसी भी है जिसके बनने में इंसानों का नहीं, बल्कि कुदरत या शायद देवताओं का हाथ माना जाता है। आप नक्की झील की बात कर रहे हैं, जो माउंट आबू में है। इसके बारे में 2 कहानियां हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक क्रेटर झील है, यानी एक शांत ज्वालामुखी के मुंह में बनी है। और दूसरी कहानी? लोक कथाएं कहती हैं कि देवताओं ने राक्षसों से बचने के लिए इसे अपने नाखूनों से रातों रात खोद डाला था। विज्ञान और पौराणिक कथाओं का ऐसा संगम वाकई दुर्लभ है ना? बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि ये जगह इतनी खास लगती है। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील भी है। अच्छा। वो अपनी अस्थियों का विसर्जन यहीं करते हैं। और हाँ, यहाँ की चट्टानों के नाम भी बड़े मजेदार हैं। टॉड रॉक, नन रॉक, मैंने सुना इनके बारे में। लगता है उस जमाने के लोगों के पास चट्टानों में शक्लें ढूंढने के लिए काफी फुर्सत थी। बिल्कुल, और यही तो इन जगहों को यादगार बनाता है। वो सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि कहानियां बन जाते हैं। टॉड रॉक सच में एक मेंढक जैसा दिखता है जो झील में कूदने वाला हो, और नन रॉक एक घूंघट निकाले स्त्री जैसी लगती है। चलिए अब उस झील की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही आध्यात्म और इतिहास दोनों की तस्वीरें दिमाग में आती हैं, पुष्कर। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इसे सबसे पवित्र झील भी कहते हैं और सबसे प्रदूषित झीलों में से एक भी। ये कैसा विरोधाभास है? यह एक दुखद लेकिन सच्चा विरोधाभास है।
पुष्कर की पवित्रता पौराणिक है। माना जाता है कि इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी के हाथों से गिरे कमल से हुआ, इसीलिए ये हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। यहाँ 52 घाट है और हर घाट की अपनी कहानी है, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने से और शायद प्रबंधन में कुछ कमी के कारण प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ लगने वाले मेले के बारे में मैंने बहुत सुना है। कहते हैं उस समय दीपदान की परंपरा होती है, जब हजारों दीपक झील में तैरते हैं। वो नजारा तो वाकई देखने लायक होता होगा। बिल्कुल, वो इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का चरम होता है। लेकिन पुष्कर सिर्फ आध्यात्म तक सीमित नहीं है, यह ज्ञान का भी एक प्राचीन केंद्र रहा है। ज्ञान का केंद्र कैसे? सोचिए, 1705 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। ये भी माना जाता है कि महाकवि कालिदास ने अपने अमर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रेरणा यहीं से ली और वेद व्यास ने महाभारत की रचना भी इसी पवित्र भूमि पर की थी। मतलब ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक साहित्यिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। इसके निर्माण का इतिहास भी तो काफी पेचीदा लगता है। कहते हैं 944 ई में किसी राजा ने बनवाया, फिर 1809 में मराठाओं ने इसे संवारा और 1911 में क्वीन मैरी के आने पर जनाना घाट भी बना। जी, इसे अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों ने संवारा है, जो इसके निरंतर महत्व को दिखाता है। और सबसे खास बात, जैसा कि आपने ब्रह्मा जी का जिक्र किया, दुनिया का एकमात्र प्रमुख ब्रह्मा मंदिर यही है। ये एक ऐसी चीज है जो पुष्कर को पूरी दुनिया में अद्वितीय बनाती है। इसी वजह से 2006 में इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा भी दिया गया। तो अब तक हमने देखा कि हर झील की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन अब हम एक ऐसे शहर की ओर बढ़ रहे हैं जहां झीलें अकेली नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बात करती हैं। हम उदयपुर चल रहे हैं, जिसे झीलों की नगरी कहते हैं। यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ की खासियत है यहाँ का लेक सिस्टम। ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी हैरान कर देता है। ये सिस्टम आज के स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट जैसा है, बस 400 साल पहले बिना किसी कंप्यूटर के बनाया गया था। वाकई? हाँ, उदयपुर के महाराणाओं ने शहर की प्राकृतिक ढलान का ऐसा इस्तेमाल किया कि एक झील का ओवरफ्लो यानी अतिरिक्त पानी नहरों के जरिए दूसरी झील को भरता है, एक प्राकृतिक सीढ़ी की तरह। ये तो वाकई कमाल है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? पानी का सफर कहाँ से शुरू होता है? सफर शुरू होता है बेड़च नदी से, जिसका पानी सबसे पहले शहर की सबसे मशहूर झील पिछोला में आता है। जब पिछोला लबालब भर जाती है तो उसका अतिरिक्त पानी एक छोटी कनेक्टिंग झील स्वरूप सागर में जाता है। स्वरूप सागर से यही पानी आगे बढ़कर फतेह सागर झील को भरता है और अंत में इन सभी झीलों का पानी शहर से कुछ दूर बनी उदय सागर झील में जाकर जमा हो जाता है। वाह, एक बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली है जो न केवल पानी का संरक्षण करती है, बल्कि शहर को बाढ़ से भी बचाती होगी। बिल्कुल। तो इस सिस्टम का दिल है पिछोला झील, और इसकी कहानी तो सबसे अनोखी है। इसे किसी राजा ने नहीं, बल्कि राणा लाखा के राज में एक बंजारे चीतरमल चिड़ीमार अपने बैल की याद में बनवाया था। एक आम इंसान का इतना बड़ा काम। यही इस झील की आत्मा है। ये सिटी पैलेस के ठीक पीछे है और इसकी सुंदरता महल को और भी भव्य बना देती है और इसके आकर्षण इसे खास बनाते हैं। झील के बीच में 2 टापू हैं जिन पर जगमंदिर और जगनिवास महल बने हैं। जगनिवास तो अब एक बहुत मशहूर होटल है ना? जी, दुनिया के सबसे खूबसूरत होटलों में से एक है और ये दोनों महल उदयपुर की पहचान बन चुके हैं। और यहीं पर नटनी का चबूतरा भी तो है। उसके पीछे भी तो एक कहानी है, शायद थोड़ी दुखद। हाँ, एक दुखद लोक कथा है। कहते हैं कि एक नटनी ने रस्सी पर चलकर झील पार करने की चुनौती स्वीकार की थी। जब वो आधा रास्ता पार कर चुकी थी तो किसी ने रस्सी काट दी और उसकी डूबने से मौत हो गई। उसी की याद में ये चबूतरा बनाया गया। ओह, अगर आज की बात करें तो यहाँ पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव यहीं चलाई गई थी। और 2008 में शुरू हुआ राज्य का दूसरा रोपवे यहीं से मनसापूर्ण करणी माता मंदिर तक जाता है, जिससे झील और शहर का एक अद्भुत नजारा दिखता है। तो पिछोला तो इस सिस्टम का दिल है, पर ये अकेला काम नहीं करता। इसकी धमनियों की तरह है बाकी झीलें। चलिए अब उनकी बात करते हैं। अगली कड़ी है फतेह सागर झील, है ना? बिल्कुल।
फतेह सागर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी नींव 1678 में ड्यूक ऑफ कन्नाट ने रखी थी, इसलिए इसे पहले कनॉट बांध भी कहते थे। अच्छा। हाँ, बाद में ये बाढ़ में टूट गया। फिर 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और तब से इसका नाम फतेह सागर पड़ गया। ये उदयपुर के लोगों के लिए एक पसंदीदा हैंगआउट स्पॉट है। और पिछोला और फतेह सागर के बीच की वो छोटी सी लेकिन जरूरी कड़ी स्वरूप सागर झील। हाँ, स्वरूप सागर झील 1857 में महाराणा स्वरूप सिंह ने इसे बनवाया था। जैसा हमने पहले कहा, ये झील भले ही आकार में छोटी हो, लेकिन इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। ये एक ब्रिज की तरह है जिसके बिना ये पूरा जलतंत्र अधूरा है। ये सुनिश्चित करती है कि पानी का बहाव बना रहे। और इस पूरे सिस्टम का अंतिम पड़ाव है उदय सागर झील। जी, उदय सागर का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 में करवाया था। ये शहर से थोड़ी बाहर की तरफ है और उदयपुर की सभी प्रमुख झीलों का पानी आखिरकार यहीं आके इकट्ठा होता है। ये इस पूरे अद्भुत सिस्टम का फाइनल डेस्टिनेशन है। तो ये थी राजस्थान की झीलों की एक झलक। हमने टेथिस सागर के खारे अवशेषों से लेकर राजसमंद के शाही। शुरुआत करते हैं अजमेर से। चलिए, अजमेर। तो सबसे पहले आना सागर झील। स्रोत बताते हैं कि ये तो बहुत पुरानी है। क्या कहानी है इसकी? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये आज से लगभग 900 साल पहले 1137 में चौहान वंश के राजा अर्णोराज ने बनवाई थी। अर्णोराज, जिन्हें आना जी भी कहते थे। जी हाँ, आना जी। और चंद्रा नदी का पानी रोककर इसे बनाया गया था। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। कई सौ साल बाद जब मुगलों का दौर आया तो उन्होंने इस झील की खूबसूरती में, आप कह सकती हैं, 4 चांद लगा दिए। ओ, मतलब एक ही झील पर राजपूत और मुगल दोनों दौर की छाप है। बिल्कुल। बादशाह जहांगीर को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसके किनारे दौलत बाग बनवाया, जिसे आज सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, है ना? सही। और फिर उनके बेटे शाहजहां, जिन्हें संगमरमर से तो एक अलग ही लगाव था, उन्होंने यहाँ संगमरमर की खूबसूरत 12 दरी बनवा दी। 12 दरी? ये क्या होता है? सुनने में बड़ा शाही लगता है। ये संगमरमर के बने हुए खुले मंडप जैसे होते हैं, जिनमें 12 दरवाजे या मेहराब होते हैं। ये इस तरह बनाए जाते थे कि इनमें बैठकर झील की तरफ से आती ठंडी हवा का मजा लिया जा सके। वाह! तो आप सोचिए, एक राजा ने झील बनाई और फिर बाद के बादशाहों ने उसे एक शाही आरामगाह में बदल दिया। कमाल है। तो ये एक तरह से लेक साइड डेवलपमेंट का मुगल वर्जन था। कह सकते हैं। वो सिर्फ झील नहीं बना रहे थे, बल्कि उसके आसपास एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे थे। लेकिन क्या अजमेर की हर झील ऐसी ही शाही शान शौकत के लिए बनी थी? फॉय सागर झील की कहानी तो कुछ और ही कहती है। बिल्कुल अलग। फॉय सागर झील किसी राजा ने अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के लिए बनवाई थी। ये बात है 1891-92 की। उस समय तो भयानक अकाल पड़ा था। जी। तो उसी अकाल के दौरान अंग्रेज इंजीनियर मिस्टर फॉय के निर्देशन में ये झील बनवाई गई। इसका मकसद था अकाल से पीड़ित लोगों को काम देना, रोजगार देना। हाँ, और साथ ही शहर के लिए पानी का एक स्रोत भी बनाना। तो ये एक अकाल राहत प्रोजेक्ट था। ये दिखाता है कि झीलें सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी, बल्कि मुश्किल समय में समाज को संभालने का एक जरिया भी थी। सही कहा। ये बांडी नदी पर बनी है और इसका नाम भी इसके बनाने वाले इंजीनियर फॉय के नाम पर ही पड़ गया। तो देखिए, अजमेर में ही 2 झीलें और दोनों के बनने की वजह कितनी अलग है। एक शाही विरासत की प्रतीक है तो दूसरी आम लोगों की जरूरत और संघर्ष की। अब अजमेर से आगे बढ़कर जोधपुर चलते हैं। यहाँ कायलाना झील है। ये भी प्राकृतिक है, पर इसे आधुनिक रूप दिया गया। जी, ये एक प्राकृतिक झील थी, लेकिन 1872 में सर प्रताप ने इसे आज का रूप दिया। पर इसकी सबसे खास बात जो हमारे स्रोत में बताई गई है वो कुछ और ही है। और वो क्या है? वो ये है कि ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी IGNP से पानी मिलता है। एक मिनट, IGNP? ये तो वही नहर है ना जो पंजाब की नदियों का पानी सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान तक लाती है? जी हाँ, वही। ये किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। और कायलाना झील को इस चमत्कार से जोड़ना मतलब जोधपुर जैसे शुष्क शहर के लिए एक लाइफलाइन बना देना था। वाकई, ये बात इस झील को बाकी सबसे अलग और बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। बिल्कुल। वहीं पास में जोधपुर ग्रामीण में एक और पुरानी झील है, बालसमंद। उसे 1159 में बालकराव प्रतिहार ने बनवाया था। तो जोधपुर में हमें विरासत और आधुनिक इंजीनियरिंग दोनों का मेल दिखता है। लेकिन पानी का एक और रूप होता है, आस्था का।
और बीकानेर की कोलायत झील शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। निश्चित रूप से कोलायत सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। कपिल मुनि का आश्रम यही था, है ना? जी, सांख्य दर्शन के जनक कपिल मुनि का आज भी यहाँ उनके नाम का मंदिर है और हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। मैंने सुना है वहाँ दीपदान की परंपरा बहुत खूबसूरत होती है। बहुत ज्यादा। शाम के वक्त हजारों श्रद्धालु दिए जलाकर झील के पानी में छोड़ते हैं। वो नजारा अद्भुत होता है। ऐसा लगता है मानो आसमान के सारे तारे झील में उतर आए हों। वाओ! और स्रोत ये भी बताते हैं कि इस झील के चारों तरफ 52 घाट बने हुए हैं। तो ये जगह पानी, आस्था और संस्कृति का एक संगम है। कुछ झीलें राजाओं ने बनवाईं, कुछ आस्था का केंद्र बन गईं। लेकिन अलवर की सिलीसेड झील की कहानी तो पूरी तरह से रोमांटिक है। हाँ, ये कहानी बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लगती है। 1845 में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने इसे अपनी रानी शीला के लिए बनवाया था। सिर्फ अपनी महारानी के लिए? वाह! ये तो किसी मॉडर्न डे ताजमहल जैसा हुआ। कह सकते हैं वो उनसे बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने सिर्फ एक झील नहीं बनाई, उसके किनारे एक शानदार महल भी बनवाया, जो आज एक होटल है। जी। लेकिन ये हमें उस दौर की शाही जीवन शैली और उस प्रेम कहानी की एक झलक देता है। और एक ऐसी ही ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है पन्ना शाह तालाब, जो अब नीम का थाना जिले के खेतड़ी में है। इसे 1870 में सेठ पन्ना शाह ने बनवाया था, लेकिन इसकी असली पहचान एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है। स्वामी विवेकानंद वाली घटना? बिल्कुल। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो जाने की तैयारी कर रहे थे तो वो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के मेहमान बनकर आए थे और उन्हें इसी तालाब के किनारे बने एक महल में ठहराया गया था। अच्छा। कहते हैं कि उन्होंने अपने विश्व प्रसिद्ध भाषण से पहले काफी समय यहीं बिताया, ध्यान किया। तो ये तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के एक सुनहरे पन्ने का गवाह है। सही कहा। तो अब तक हमने जितनी भी मीठे पानी की झीलों की बात की, वो पूरे राजस्थान में फैली हुई हैं। स्रोत में दिए गए नक्शे को देखें तो एक तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। नक्शा दिखाता है कि उत्तर में श्रीगंगानगर के पास बुढ़ा जोड़ है, तो बीकानेर में लूणकरणसर, पश्चिम में रेगिस्तान के बीच जैसलमेर के पास घड़ीसर और अमरसागर, मध्य राजस्थान में पुष्कर और आना सागर, और दक्षिण में तो उदयपुर है ही, जिसे झीलों की नगरी कहते हैं, जहां पिछोला, फतेह सागर और जैसमंद जैसी शानदार झीलें हैं, और पूर्व में अलवर की सिलीसेड और जयपुर के पास रामगढ़ झील। तो ये नक्शा एक नज़र में दिखाता है कि कैसे राजस्थान ने पानी की हर बूंद को सहेजने की कला सीखी है। बिल्कुल। तो ये थी पानी की मीठी कहानी। लेकिन अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, खारे पानी की झीलों की दुनिया में। और इसकी शुरुआत तो सांभर से ही करनी होगी। सांभर ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक समंदर जैसी है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये तो 3 जिलों में फैली है ना? जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और अजमेर। जी। इसका आकार और महत्व इतना बड़ा है कि ये अकेले ही भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% हिस्सा पैदा करती है। 8.7%? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी भूमिका है इसकी। बिना किसी शक के। और राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का तो ये लगभग 80% है। ये एक पूरा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें कई नदियां भी आकर मिलती हैं। हाँ, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से मेंथा नदी अपने साथ सबसे ज्यादा नमक घोल कर लाती है। लेकिन सांभर सिर्फ नमक की फैक्ट्री तो नहीं है, इसका एक और पहलू भी है। इसके कई पहलू हैं। यहाँ शाकंभरी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जो इसे एक धार्मिक स्थल बनाता है। पास में नालीसर मस्जिद भी है, और पर्यावरण के लिहाज से तो ये एक बेहद जरूरी जगह है। इसीलिए इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। जी, 23 मार्च 1990 को राज्य का दूसरा रामसर स्थल, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। और यहाँ सर्दियों में फ्लेमिंगो भी आते हैं। हजारों की तादाद में राजहंस। उस वक्त पूरी झील गुलाबी नजर आती है। ये पक्षी प्रेमियों के लिए जन्नत जैसी जगह है। तो एक ही जगह पर उद्योग, धर्म और प्रकृति का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। और हमारे स्रोत में भविष्य की एक योजना का भी जिक्र है। यहाँ एक बहुत बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना लगने वाली है। जी, 4000 मेगावाट की। तो भविष्य में सांभर सिर्फ देश को नमक ही नहीं बल्कि ऊर्जा भी देगा। वाकई सांभर झील अपने आप में एक पूरी दुनिया है। लेकिन क्या राजस्थान की सभी खारी झीलों का नमक एक जैसा होता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है डीडवाना कुचामन जिले की डीडवाना झील में। यहाँ भी नमक बनता है, लेकिन वो खाने लायक नहीं होता। खाने लायक क्यों नहीं होता?
उसमें क्या अलग है? क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो हम खाते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। अच्छा। सोडियम सल्फेट एक अलग केमिकल है। इससे आप औद्योगिक नमक कह सकती हैं, जो केमिकल और कागज बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम आता है। इसी वजह से 1964 में यहां राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नाम की फैक्ट्री लगाई गई थी। अच्छा, तो एक झील देती है खाने का नमक और दूसरी उद्योगों के लिए कच्चा माल। तो फिर सबसे अच्छी क्वालिटी का खाने वाला नमक कहाँ मिलता है? इसके लिए हमें जाना होगा बालोतरा की पचपदरा झील पर। कहते हैं कि ये राजस्थान की सबसे खारी झील है। सबसे खारी? जी, और यहाँ के नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है। इसे नमक की सबसे शुद्ध और बेहतरीन किस्म माना जाता है। और यहाँ नमक बनाने का तरीका भी बहुत खास है ना? मोरली झाड़ी का इस्तेमाल होता है। हाँ, और ये प्रक्रिया देखने लायक होती है। आज जब सब कुछ मशीनों से होता है, वहाँ खारवाल जाति के लोग आज भी प्रकृति की मदद से नमक बना रहे हैं। कैसे? वो मोरली नाम की एक स्थानीय झाड़ी की टहनियों का इस्तेमाल करके पानी में नमक के क्रिस्टल जमा करते हैं। ये सदियों पुरानी एक पारंपरिक तकनीक है। कमाल है। मतलब झाड़ियों से नमक बनाना। और इस इलाके में नमक का कारोबार भी बहुत बड़ा होगा फिर? जी, और उस कारोबार का सबसे बड़ा केंद्र है कुचामन की नावा झील के पास। यहीं पर राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी है और आदर्श लवण केंद्र भी यहीं स्थापित किया गया है। तो हर खारी झील की अपनी एक अलग आर्थिक पहचान है। बिल्कुल। सांभर बड़े पैमाने पर उत्पादन, डीडवाना औद्योगिक नमक, पचपदरा बेहतरीन क्वालिटी और नावा व्यापार का केंद्र। तो इन सभी खारी झीलों को देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, रेगिस्तान के बीचों बीच इतना सारा नमक आया कहाँ से? इसके पीछे एक बहुत ही फैसिनेटिंग भूवैज्ञानिक सिद्धांत है। माना जाता है कि राजस्थान की ये सभी खारी झीलें करोड़ों साल पहले यहां मौजूद टेथिस सागर का बचा हुआ हिस्सा हैं। एक मिनट, टेथिस सागर मतलब जब हम इन सूखी जगहों पर नमक की झीलें देखते हैं तो हम असल में लाखों साल पुराने एक महासागर के कंकाल को देख रहे हैं। बिल्कुल, आप इसे ऐसा ही समझ सकती हैं। जब भूगर्भ